हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? चलो, कल हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, आज इसको खत्म करते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कल जो क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्या है? मेजरमेंट। अब फंक्शंस आएगा तो यही लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो वही लिखना होगा। मेजरमेंट का मतलब ये पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करता है। परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट और लॉस, और पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट, किससे क्या लेना है क्या देना है। तो परफॉर्मेंस तो पास्ट की मेजर करता है, और बैलेंस शीट क्या बताती है? आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन, कि इस समय आपके पास क्या है, कितनी की एसेट्स है, कितने की लाइबिलिटीज। तो मेजरमेंट में यही लिखना है आपको कि अकाउंट्स क्या करता है, पास्ट परफॉर्मेंस को क्या करता है, मेजर, और क्या डिपिक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, करंट फाइनेंशियल पोजीशंस। फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? अब आपके पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही हम आइडिया लगाते हैं कि आपके फाउंडेशन में कितने मार्क्स आएंगे। तो आप पास्ट के आपकी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर ही हम अकाउंट्स में क्या आइडिया लगाते हैं कि अगले साल ये कंपनी कितना कमाएगी। तो फोरकास्ट में हेल्प होती है फ्यूचर परफॉर्मेंस की फोरकास्ट और फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन की फोरकास्ट करने में। तो अकाउंट्स का एक क्या है, फंक्शन क्या है, फोरकास्टिंग। तो इसमें क्या लिखोगे? अकाउंटिंग हेल्प करता है किसमें? फोरकास्टिंग में, फ्यूचर की परफॉर्मेंस और फ्यूचर की पोजीशन में को आइडिया लगाने में। वो कैसे करते हैं हम? यूजिंग पास्ट डेटा एंड ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब जैसे 10-10% हर साल सेल बढ़ रही है, तो ये क्या है, ट्रेंड। तो आगे भी क्या होगी, 10 साल 10% बढ़ेगी। तो मेजरमेंट में क्या लिखोगे? पास्ट परफॉर्मेंस और करंट फाइनेंशियल पोजीशन। और फोरकास्टिंग में क्या लिखोगे? फ्यूचर की परफॉर्मेंस और पोजीशन को फोरकास्ट करने में अकाउंट्स हेल्प करता है। और किसके थ्रू हेल्प करता है? पास्ट का डेटा और ट्रेंड्स को यूज करके, एनालाइज करके। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स टू एड रेशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब मैं इस बिजनेस को लोन दूं या नहीं, मैं इनके यहाँ जॉब करूं या नहीं। कल हमने पढ़े थे ना, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो वो यूजर्स क्या देते हैं, अपना अपना डिसीजन लेते हैं किसके थ्रू? अकाउंट्स की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अकाउंटिंग असेसेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट्स and disclose information regarding accounting policies and contingent liabilities, which play an important role in predicting, comparing, and evaluating the financial results. तो यहाँ ये कंपैरिजन किस सेंस में लिख रहा है कि आपने जो टारगेट सेट किए थे, भाई हमने मान के चला था कि इस साल इतने रुपए कमाएंगे, तो उस टारगेट से आप परफॉर्मेंस अचीव को क्या करते हैं, कंपेयर। तो एक तो कंपैरिजन। और इवेल्युएशन कैसे होता है? क्योंकि अकाउंट्स क्या करते हैं, डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से क्या पता लगता है हमें? बहुत सारी बात। जैसे समझ लो कि मेरे ऊपर एक जीएसटी का केस चल रहा है और 70 लाख की डिमांड है, 10-12 सालों का इकट्ठा हो गया, तो वो 70 लैक्स क्या है, अगर अगर आ गई डिमांड तो क्या होगा, समर्थ ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लाइबिलिटी है। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज कई बार होती है तो हम डिस्क्लोज कर देते हैं, तो इससे हम इवेल्युएट कर पाते हैं कि केस चल रहा है, और अगर आप वो केस हार गए ना, तो आपका बिजनेस ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इतने बड़े बड़े केस होते हैं, जीएसटी के, इनकम टैक्स के, या मान लो कि किसी ने क्या कर दिया, पॉइजनस प्रोडक्ट था मेरा, वो यूज करके, उसमें पिछले यूनिट में हमने किया था ना, तो इतना ज्यादा कंपोजिशन देना पड़ जाता है पेप्सी और को कि क्या बिजनेस भी बंद होने के ऊपर आ सकता है। बोलो। तो इवेल्युएट कैसे होता है? क्योंकि ये डिस्क्लोज करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज के बारे में, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेडिक्ट करने में, कंपेयर करने में, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इवेल्युएट करने में। अब दो दो बार पढ़ना, इनको लर्न हो जाएगा। कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं इन ऑपरेशनल सिस्टम, और फिर फीडबैक्स देते हैं रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड टू चेक सच वीकनेस। तो अकाउंट से पहले तो क्या होता है, वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती है। अब जैसे मान लो कि हमने देखा कि पर स्टूडेंट क्या है, अकाउंट्स के इतने पेज देते हैं हम फोटोकॉपी, मैथ्स के इतने, ऑलमोस्ट आइडिया ये कि इतने टेस्ट होते हैं, इतने क्या है, बुक के पेज है ये। तो फोटोकॉपी का पर स्टूडेंट आता है 1000, और हमारे पास मान लो 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 × 1000 कितना आना चाहिए, 1 लाख। लेकिन आ कितना रहा है, 1,50,000। इसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे क्या है, बुक भी ले लेते हैं और बाद में ज्वाइन भी नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, हमें स्टार्टिंग में बुक ना देकर क्या देने चाहिए, सिर्फ वही चैप्टर की फोटोकॉपी देनी चाहिए जो क्या चल रहे हैं, ताकि बच्चों को समझ भी आता रहे और वेस्टेज भी ना हो।
तो इससे हमें, अब देखो मेरे को क्या फोटोकॉपी का एक्सपेंस देख के मुझे वीकनेस पता लगा कि यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखकर मुझे वीकनेस पता लगता है कि क्या है, कि यहाँ पर कंजम्पशन क्या की जा सकती है, सेव की जा सकती है। तो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, फीड, जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका क्या करेंगे, मेजर्स भी लेंगे, उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, मेजर्स मतलब उसको क्या कर, ये मेजरमेंट से नहीं है, मेजर का मतलब क्या है, जो उपाय हमने लगाए थे ताकि इस वीकनेस को क्या खत्म कर सके, तो वो उपाय जो लगाए वो इफेक्टिव रहे या नहीं, इसकी फीडबैक भी हमें किससे मिलती है, अकाउंटेंट्स। पक्का। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन, तो अकाउंटिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को ताकि वो कंट्रोल कर सके एंटिटीज को और टैक्स रेवेन्यूज क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। पक्का। बोलो। अब याद कैसे रखना है, एफएम, डीसी, जीसी, एफएम, डीसी, जीसी। एफएम मतलब फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट, डीसी ये हो गए और जीसी हो गए, ठीक है, लिख लेना साइड में ताकि तुम्हें याद, एफएम, डीसी, जीसी। अकाउंट्स के क्या है, सब फील्ड। कल हमने एक डिफरेंस पढ़ा था, बुक कीपिंग का कोई क्या नहीं है, सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंट्स के क्या है, सब फील्ड है। तो वो सब फील्ड्स क्या क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स। अब मैं आपको क्या बताऊं, देखो बच्चों, ये बताए नहीं जा सकते हैं अभी तक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हायर लेवल ऑफ सीए के कोर्स में आएगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपके अगले साल एक पेपर होता है। आपको सिर्फ क्या आती है अभी तक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ट्रेडिंग पी&एल बनाना और प्रॉफिट्स निकाल लेना। इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पी&एल बनाना, तो उनको प्रिपेयर करना और उनको इंटरप्रेट करना और उनको कम्युनिकेट कर देना। याद है ना अकाउंटिंग के सारे फंक्शंस, तो इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन लगभग वहां तक का सारा काम आ गया। ये हिस्टोरिक है नेचर में। हिस्टोरिक का मतलब क्या है, पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। तो जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो पिछले साल का निकालते हैं, तो पिछले साल का निकालते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल है नेचर। ठीक है। क्यों, क्योंकि एज इट इज इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस व्हिच हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, जो पहले हो गया उसको ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड। और फाइनल स्टेप इसका क्या होता है, पी&एल और बैलेंस शीट। तो यहाँ तक की अकाउंटिंग आपने सारी पढ़ ली है, ये नई चीजें हैं जो आप आगे के स्टेजेस में पढ़ोगे। इट primarily हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट्स, एंड फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। तो आप जो ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट और सब बनाते हैं वो सब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स। इंटरनल रिपोर्टिंग किसको, मैनेजर्स को ऑफ अ बिजनेस यूनिट। देखो अब मुझे क्या चाहिए, फाउंडेशन का प्रॉफिट अलग, इंटर का प्रॉफिट अलग, फाइनल का प्रॉफिट अलग, 11th-12th का प्रॉफिट अलग, ग्रेजुएशन का प्रॉफिट अलग। जिससे क्या पता लग पाए कि हम रिसोर्सेज तो एलोकेट कर रहे हैं फाउंडेशन पर ज़्यादा, और फीसिस क्या है, कम है, और रेवेन्यू क्या आ रहा है, कम। तो हम रिसोर्सेज फाउंडेशन के बजाय इंटर पर या किसी दूसरी जगह पर ज़्यादा लगे। तो ऐसे बिजनेस वाले क्या देखते हैं, अलग अलग इंटरनल रिपोर्टिंग चाहिए। विशाल मेगा मार्ट का टोटल प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, वो तो हम शेयर होल्डर को भी बताते हैं, लेकिन किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ताकि जैसे कपड़ों में कम प्रॉफिट हो रहा है तो किस पर फोकस करें, साबुन और पर जो वो अलग से बेच रहे। रिलायंस ट्रेंड्स क्या देखता रहता है, रिलायंस फ्रेश क्या देखता रहता है कि किस में ज्यादा प्रॉफिट है, किस में कम है, वो हम शेयर होल्डर को नहीं बताते, वो क्या होता है, इंटरनल रिपोर्टिंग जो इंटरनल मैनेजर्स देखते हैं। टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे का पैसा कोई और देखेगा, चेक करेगा। जैसे MS धोनी है, उसने 200 करोड़ कमा लिए, लेकिन अब वो उसको कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या करे, तो वो किसको दे देगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी भी ऐसे आदमी को जिसको पता है कि कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं। तो वो आदमी जब उसको क्या देगा, हिसाब देगा, तो उस काम को क्या बोलते हैं, स्टीवर्डशिप। कि मैं सीए हूँ, मेरे पास खुद के रुपए नहीं थे, MS धोनी के रुपए थे, और उसने बोला कि इसको इन्वेस्ट करो और इसको ज्यादा करो। उसने तो क्रिकेट से कमा लिया, अब उसको इक्विटी प्रेफरेंस का मतलब तक नहीं पता, तो उसने बोला इन्वेस्ट करो और इसको ज्यादा करो, तो लास्ट में जो मैं उसको वापस हिसाब देता हूँ कि तो आपके इतने रुपए थे, ये था। तो स्टीवर्डशिप क्या होता है, दूसरे के रुपए को क्या करना, टेक केयर करना और उसका हिसाब देना। तो अब स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर के रुपए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। तो स्टीवर्डशिप का फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग,
इन सब के लिए मैनेजमेंट को तरह तरह की इंफॉर्मेशन की क्या होती है, जरूरत। और डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एज डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस आर रेफर्ड टू एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मेरी बात सुनो, अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, डिजाइन और ग्रुप की जाती है, ताकि मैनेजर्स अपने क्या कर सके, डिसीजन ले सके। जैसे मैं कहता हूँ कि हर मंथ महीने की क्या बताओ मुझे, सेल बताओ, मंथली सेल बताओ, जैन फेब मार्च, तो मुझे पता लगता है कि नवंबर में क्या होती है, सेल ज्यादा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है, गुड्स नहीं होते और कस्टमर लौट जाते हैं वैसे। तो नवंबर के लिए मैं अगली बार से पहले से कम तैयार रहूं, जब मुझे पता तो लगे कि नवंबर मंथ में सेल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मुझे मंथ वाइज क्या चाहिए, सेल चार्ट चाहिए। तो ये सब चीजें हम शेयर होल्डर को नहीं बताते, लेकिन मैनेजर को वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन की क्या होती है, जरूरत, डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन की ये जरूरत होती है। और ये रिपोर्ट्स बनाना, ये सब किस में आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं विशाल मेगा मार्ट का मालिक हूँ और मुझे, या रिलायंस ट्रेंड या फ्रेश का मालिक हूँ, और मुझे मेरा वो वहाँ का स्टाफ क्या बोल रहा है कि लाइन लग जाती है, कस्टमर हमें गालियाँ निकालते हैं, आप एक स्टाफ और रखो, एक्स्ट्रा स्टाफ रखो। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक काम करो, आर वाइज आर्ली सेल्स बताओ। तो मैंने देखा कि 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक कोई सेल होती नहीं, सिर्फ शाम के टाइम क्या लगती है, ज्यादा बिलिंग होती है। तो मुझे लगा कि इस समय ज्यादा सेल होती है, तो क्यों एक नया आदमी रखें, शाम को 2 घंटे पार्ट टाइम रखेंगे। तो अब ये बात है कि इसमें नहीं आती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आती, इसमें तो P&L बनता है। तो मैनेजमेंट को अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो डिसीजन ले सके, अपने स्टीवर्डशिप के फंक्शन को डिस्चार्ज कर सके। किस में आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और ये किस में आएगा, आपके इंटर और फाइनल में लिखा हुआ है ना, ये लाइन मत लिख देना कि विल बी डेल्ट एट हायर लेवल ऑफ सीए कोर्स। हायर लेवल ऑफ सीए कोर्स मतलब इंटर और फाइनल में आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग तो पूरा एक सीए का क्या है, सब्जेक्ट है। और इसने तो क्या कर दी, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख दी। या आप पढ़ लेना, नहीं तो मनीष सर से पढ़ लेना, मनीष सर पढ़ाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, नहीं बता देंगे आपको। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देखो पहले हम P&L बनाते थे सिर्फ क्या, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। अब ऐसा हो गया कि हर बिजनेस किसको खराब कर रहा है, सोसाइटी को। इसके बहुत सारे क्या है, अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स है। अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स का मतलब, अनडिजायरेबल मतलब जो अच्छी बात नहीं है, डिजायरेबल नहीं था, बाय प्रोडक्ट्स। तो हर बिजनेस के क्या होते हैं, अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जाता है तो रास्ते बंद कर देते हैं, क्यों रास्ते बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका टाइम खराब ना हो, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आज आपका 2 घंटा खराब हो जाए तो आपको क्या लगता है कि कुछ पढ़ लेते हैं, खराब हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का टाइम खराब होता है। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है, तो देश का टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहा है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो अब अंबानी जा रहा है तो ट्रैफिक क्यों रोका हुआ है, उसका पर्सनल बिजनेस है, उसके लिए ट्रैफिक क्यों रोका हुआ है। बोलो, रात भर लाइट चलती है, रिलायंस सिर्फ चमकता रहता है मुंबई में, रिलायंस का बोर्ड चमकता रहता है, वहां वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी खराब कर रहा है, और इधर क्या है, गांवों में लाइट ही नहीं है। तो लोग अब क्या हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। तो द डिमांड फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टेम्स मतलब राइज होना, कहां से राइज होती है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है, किसकी, कि बिजनेस के पहले लोग बोलते थे अंबानी है कुछ भी करेगा, अब ऐसे कैसे करेगा, वो प्राइवेट आदमी क्यों करेगा। तो बिजनेस के बाय प्रोडक्ट्स जो अनडिजायरेबल है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, वो कितना ही सारा पेपर यूज कर रहे हैं, बैंक वाले पेड़ कटते हैं इनसे। तो बिजनेस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो करता है, उससे अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स भी तो होते हैं। तो आप हमें बताओ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में बताओ। बताओ क्या, बताओ कि आपने सोशल कॉस्ट कितनी इनकर करी और सोशल बेनिफिट्स कितने करे। तो जब अंबानी पे आरोप लगाया गया कि ट्रैफिक क्यों रोकते हैं, तो उसने बोला कि 12% इंडिया की जीडीपी में अकेले रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, पता नेशनल इनकम जीडीपी हो रही है, तो उसमें 12% तो लगभग किसका है, अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। आप रोक लो मुझे, मेरे को क्या, मैं ट्रैफिक में खड़ा हूं, लेकिन ये कम होगा तो तुम्हारा भी तो नुकसान हो, इंडिया का ही तो नुकसान हो। तो एक सोशल प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है, सोसाइटी को हमने कॉस्ट कितनी दी, फॉरेन एक्सचेंज इतना खर्च कर दिया, या क्या कहते हैं ये इतना पेपर वेस्ट हो गया, इतना हमने डॉलर वेस्ट मतलब खरीद लिया बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर दिया, या इतना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर लिया हमने। लेकिन दूसरी तरफ वो बेनिफिट्स बताते हैं, इतने लोगों को हमने क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, इतना हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनाना,
प्रॉफिट एंड लॉस, उसको क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसमें सब बताते हैं। हाँ, तो ये अभी इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी आप नहीं पूछ सकते कि ये कैसे बनता है, क्योंकि ये आपके आगे के लेवल पर आएंगे ये सारे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अब लाइन क्या लिखोगे इसमें कि डिमांड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्यों अराइज हुई, क्योंकि सोसाइटी अवेयर होती गई किसकी वजह के बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स के बारे में। पक्का? तो ये कंसर्न है किससे, अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स। सोशल कॉस्ट कितनी इनकर करी एंटरप्राइज ने, और बेनिफिट्स, तो इसमें क्या लिखते हैं, सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स लिखते हैं। और ये राइज क्यों हुई, क्योंकि सोसाइटी अवेयर होती गई किसके बारे में, बिजनेस के अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट है ये, अभी भी ये क्या है, इनिशियल स्टेज पर है, कि आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना और रिपोर्ट करना, क्या, इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस अगर चलता है तो किससे चलता है, इससे। इसके अलावा बाकी सब चीजें धीरे धीरे व्यवस्था हो जाती है, बस ये आपका अच्छा हो तो क्या है, आपका बिजनेस चल जाएगा। और यहाँ पर आपके रिश्ते खराब हो तो आपके बिजनेस में दिक्कत आएगी आएगी। आज मेरे मोता सर, मनीष सर, कृष्णा मैम, इन सबसे रिलेशन सही है, इसलिए क्या है, समय आराम से स्मूथली चल रहा है। तो अब इनको मैं कैसे असेट की, इनकी क्वांटिफाई कितना करूंगी, कितना अमाउंट निकालो इनकी, अभी नहीं निकल सकती, तुम्हारे आगे के स्टेजेस में आएगा। अभी के लिए तो तुम यही पढ़ लो, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में कल ही बताया था ना। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पर रिसर्च चल रही है कि इसको इस तरह से बताओ, अलग अलग तरीके से बताओ। जैसे टाटा ग्रुप लिखता है हमारा स्टाफ टर्नओवर रेशो सबसे कम है, इसका मतलब क्या है, जो स्टाफ हमें ज्वाइन करता है वो वापस छोड़ता नहीं है। और रिलायंस का स्टाफ टर्नओवर रेशो क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें हम इसमें बताएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कैसे उसकी अमाउंट निकालते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ठीक है? और ये अभी किसमें नहीं है, कन्वेंशनल अकाउंटिंग में नहीं है। पक्का? तो अब आपको इसको याद कैसे करने हैं, मनीष सर इंटर में दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक कॉस्ट और एक एफएम। या ऐसे समझ लो आपके इंटर में सेकंड ग्रुप में दो सब्जेक्ट है, कॉस्ट और एफएम। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट का नाम है, और दूसरा क्या है, कॉस्टिंग। तो अब दो मनीष सर के आ गए तो क्या आएगा, एक मोता सर का भी आएगा, फिर वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है हमारे, तो वो आएगा। अब इन दोनों का आ गया तो एक मेरा भी आएगा, मैं एक सोशली रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है? ठीक है? तो आपको याद करने हैं बस, ठीक है, याद करने के लिए बोलिए। और ये सब फील्ड्स है, फंक्शन में मत टिका देना ये। पक्का? फंक्शंस में क्या था, एफएमजीसी और एफएमडीसीजीसी, कहाँ गया, एफएमजीसी डीसी। ठीक है? और एफएम नहीं, आगे एफ फोर क्या था, फोरकास्टिंग। तो इसमें याद रखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट, ये दो सब्जेक्ट मनीष सर पढ़ाते हैं। इसमें तीन पॉइंट हो गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉस्ट। तो तीन मनीष सर के आ गए, तो एक एक तो हमें भी दो। मोता सर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, मैं क्या हूँ, सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो सोशल रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग, बकवास मत कर। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? बच्चों अब इस टॉपिक से कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, कोई एक एक लाइन के आ जाए तो अब आपको मैं बता देता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। इवोल्यूशन क्या होता है, हमें बोलते हैं कि हम बंदरों से मतलब स्टार्टिंग बंदरों से हुई थी और हम अब आदमी बन गए, आगे रोबोट बन के रहेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। आज 25 साल बाद, पहले मतलब 50 साल 100 साल बाद लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे होते थे हम लोग, बाद में क्या बन चुके होंगे, रोबोट। लेकिन अब अकाउंट्स कैसे इवोल्यू, हाँ हाँ यही होगा, बंदर से हम कैसे बन गए, तुम्हें लगता है हम बंदर से बन, तो वैसे हमसे रोबोट बन जाएंगे आगे। बताओ, कोई फायदा नहीं है सीए करने का। अब सुनो, इवोल्यूशन का मतलब क्या है, हाँ तो रोबोट चिप से चलेगा सीधा, उसको साइंस कॉमर्स सब आएगा। तुम्हें पता नहीं है कि इलोन मस्क ने क्या कर दिया, माइंड में डाल दी, तो बता, चिप डाल दिया आदमी के माइंड में। छोड़ो, अब अपने को क्या, अकाउंट्स कैसे, अकाउंट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पढ़ो। 4000 बिफोर क्राइस्ट, इजिप्टियंस लोगों ने क्या, इजिप्ट के लोगों ने क्या किया था, उनके खजाने के लिए, ट्रेजरीज मतलब खजाने के लिए उन्होंने कुछ सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग करी थी। ठीक है? वो अपनी ट्रेजरीज की, अपने खजाने की डे वाइज रिपोर्ट किसको भेजते थे, अपने सुपीरियर्स को, जिनको वो क्या बोलते थे, वजीर्स। और मंथली रिपोर्ट किसको भेजते थे, किंग्स को। बेबीलोनिया, जिसको क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ कॉमर्स। बोले जा रहा हूँ, बाई चांस आ जाए कि बेबीलोनिया सिटी ऑफ कॉमर्स है या दूसरा है, तो बाई चांस क्या है, याद रखना, आएगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है? यूज अकॉर्डिंग टू
accounting for the business to identify the losses that took place due to fraud and lack of efficiency. Greece used accounting to divide the revenues received among treasuries, maintaining receipts, payment and balance of government financial transactions. तो बताओ बेबीलोनिया ने क्यों, क्या बोला जाता है बेबीलोनिया को, सिटी ऑफ कॉमर्स, उसने क्यों देखा अकाउंट्स बनाया? क्योंकि उनके यहाँ फ्रॉड हो गए थे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई द लॉस, लॉस को जानने के लिए कितना लॉस हुआ है फ्रॉड की वजह से या एफिशिएंसी लैक होने की वजह से। और ग्रीस वालों ने क्यों यूज किया कि वो जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे तो वो कैसे बांटेंगे, जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पैसा बांटेगी जीएसटी का, तो वैसे उन्होंने रेवेन्यू जो रिसीव हुआ था ट्रेजरी से उसको बांटने के लिए अकाउंटिंग, रिसीट्स कितना पैसा आया कितना गया इसके रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अकाउंटिंग का, हमारे पास हिस्ट्री मिलती है इन देशों में ये हो चुका था। उसके बाद में रोमन्स ने किस लिए यूज किया, रिसीट्स पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। चाइना ने सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग कब से स्टार्ट की, 2000 बीसी से। अब इंडिया की बात करो, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिसेस इन इंडिया, accounting practices in India could be traced back to a period where Kautilya जानते हो क्या, चाणक्य, a minister in Chandragupta kingdom wrote a book named अर्थशास्त्र। तो इंडिया में एक हिस्ट्री में मिलता है हमें कि कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त का क्या था, वैसे तो सेनापति मिनिस्टर नहीं था ये, चंद्रगुप्त का क्या था, गुरु ही था ये, लेकिन ठीक है वो उसकी मिनिस्ट्री में था, ठीक है, तो इसलिए क्या है उसको मिनिस्ट्री में था, लेकिन वो उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। अब चाणक्य ने हर फील्ड में लिखा है, तो उसने किस में भी लिखा, अकाउंटिंग पे भी, और अकाउंटिंग पे जो बुक लिखी उसने, उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र, जिसको आजकल आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, लेकिन उसने बुक लिखी थी। अब ये आदमी सबसे फेमस है, लुका पेसियोलिस, ठीक है, इसको लुका पेसियोली नाम सुना है क्या, नहीं सुना? इसी ने तो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जो डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम बनाया, ये किसने बनाया था, लुका पेसियोली ने, ठीक है। ये भाषा ही अपनी लिख दी इसने, तो बुक का नाम क्या है, सुमा दे अर्थमेटिका, जियोमेट्री का प्रोपोर्शन, मैथ्स मुझ सब ला दी इसने, ठीक है, ठीक है। ये पहली बुक मानी जाती है किसके ऊपर, डबल एंट्री बुक कीपिंग है। देख लेना भाई, मेरे हिसाब से नहीं आया आज तक, तो आएगा नहीं, आया नहीं और आगे आया नहीं, इवोल्यूशन वाले पार्ट्स। अ पोर्शन ऑफ दिस बुक कंटेन्स नॉलेज of business and bookkeeping. He used the term debit credit in his book. तो डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज करने वाला और डबल एंट्री सिस्टम की सबसे पहला इंसान कौन सा था, लुका पेसियोली। अब देखो इन्होंने तो अर्थशास्त्र लिखी या इन्होंने अपने अपने सिस्टम बनाए जो हम नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया में क्या है, महाजनी खाता प्रणाली थी, जिसमें आपने इस तरह से लिखा होगा, इस तरह की भाषा देखिए कि दादा औरों के खातों में लाल भैया में, एक इसको बोलते हैं, दो इसको बोलते हैं, तीन इसको बोलते हैं, चार इसको बोलते हैं, पांच ये होता है, क्या पता है। तो इस तरह की मतलब मैथ्स तो थी प्लस क्या है, ये अकाउंटिंग भी इस तरह से करते थे। लाल भैया देखी नहीं है, क्या करूं मैं। तो लेकिन अभी जो इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग हो रहा है। खाली इंडिया की बात नहीं है, सब जगह। और उसका ओरिजिन का किसको जाता है वर्ड, बोलो, लुका पेसियोली। डेबिट वर्ड किससे बना था, डेबिटो से, इटालियन वर्ड था डेबिटो, और लैटिन में डेबिटा होता था, डीबियो होता था, जिसका मतलब क्या था, ओन्ड बाय प्रोपराइटर। क्रेडिट किससे बना था, क्रेडिटो से, क्रीडो से, जिसका मतलब क्या था, ट्रस्ट और बिलीफ। अब ये सब पढ़ लेना, ठीक है। बताओ, he also mentioned that a merchant's responsibility is to give glory to the God in their enterprises, to be ethical in business activities, earn profit। तो इन किताबों में लिखा था कि एथिकली काम करना चाहिए, भगवान के लिए काम करना है, इसका ये सब बात। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे का पैसा में। तो पैसे वाले लोग पैसा तो कमा लेते थे, लेकिन आगे उसको संभालने के लिए मुनीम रखते थे। और मुनीम क्या होते थे, वो उनका पैसा नहीं होता था, वो सिर्फ उसका क्या करते थे, दूसरे वाले पैसे का ध्यान रखते थे और उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो उसको जब उनको वापस हिसाब देना होता था, तो उसको हम क्या बोलते थे,
स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। पक्का? यहाँ पर क्या होते थे, वेल्दी पर्सन्स, जो बिजनेसमैन होते थे और वेल्दी पर्सन्स होते थे, वो दूसरों को अपना क्या दे देते थे, काम दे देते थे कि पैसा आप आगे बढ़ाओ, और वो आगे उसका हिसाब देते थे, तो क्या बोलते थे उसको, स्टीवर्डशिप। पक्का? फिर सेकंड फेज में क्या स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस निकाला और ये सब। क्योंकि किसका डाइवोर्स हो गया, ओनरशिप का, किससे, मैनेजमेंट। पहले क्या होता था, ओनर भी वही, मैनेजमेंट भी वही। जैसे अभी हम चल रहे हैं छोटे लेवल पे, तो मैं ही ओनर और मैं ही मैनेजर। लेकिन कंपनी बन जाए तो क्या होगा, मैनेजमेंट कौन देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो ये डाइवोर्स हो गया, मतलब अलग अलग हो गए। डाइवोर्स का मतलब क्या, आप वाला नहीं होता, डाइवोर्स का मतलब अलग अलग होना, ओनर अलग हो गए और मैनेजमेंट अलग हो गए। तो अब ओनर को तो हिसाब चाहिए मैनेजमेंट से, तो इस वजह से किसका ओरिजिन हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पक्का? अब इसके अंदर यही है, पी एंड एल, बैलेंस शीट, बड़ी जनरल बातें लिखी हुई, आप कर लें। अब एक ये लाइन और अंडरलाइन करो, न्यू डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और वो 20th सेंचुरी में आया। अभी बताया था ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल के बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से क्या मिलती है, चाहिए इंफॉर्मेशन, ताकि वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या ले सके, सही डिसीजन ले सके। पक्का? तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फिर लास्ट में कौन सा आया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये खुद ही अभी फॉर्मेटिव स्टेज में, फॉर्मेटिव मतलब बन रहा है कि सोशल बेनिफिट्स कितने हुए और सोशल कॉस्ट कितने हुए। वो बताए थे ना, अवेयरनेस ग्रो हो रही है किसके बारे में, अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे पोल्यूशन करते हैं, सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करते हैं। बोलो, तो इन्होंने इसको कंपनसेट करने के लिए क्या बेनिफिट्स दिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाई, अपने एम्प्लॉइज को मोर चॉइस टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस। ये भी तो फायदा ही हुआ है ना, बेनिफिट हुआ है हमें। आज ब्लूटूथ ले लेके घूमते हो 200 रुपए में तुम, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। बोलो, तो ये बिजनेस वालों ने ही तो बनाए हैं कि आप घर बैठे क्या कर रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो। बोलो, समझ गए क्या? तो फायदे क्या करे हमने सोसाइटी को और नुकसान क्या किए, वो किस में आता है, सोशल रिस्पॉन्स। तो पहले तो क्या हुआ था, ये पुरानी हिस्ट्री थी, ये ट्रेजरी के कामों के लिए हुआ। फिर जब मैनेजमेंट और किसका डाइवोर्स हो गया, ओनरशिप का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई। और अब आगे क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, और कौन सी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सब चल रहे हैं फॉर्मेटिव स्टेज में। ऑब्जेक्टिव हो गया। बुक कीपिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन तक का काम, जनरल एंट्री लेजर बनाना, जो क्या होता है मुनीम जी कर देते हैं, और बिजनेस का ओनर क्या करते हैं, पी एंड एल, बैलेंस शीट और ये सब। ठीक है, समराइजिंग के बाद का क्या होता है, अकाउंटिंग। कल करी थी ना बात हमने। तो बुक कीपिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स है, ये देख लेना। ठीक है, दो ही है तो अपने आप से पढ़ लेना। तो बच्चों, अब दो टॉपिक बाकी है इसमें, एक तो 1.12 रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी, और दूसरा क्या, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन। अब अकाउंट्स का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिश्ता है, जैसे इको के बिना अकाउंट्स हो सकती है या नहीं। स्टेट्स में एवरेज निकालना सीखते हो, एवरेज प्रॉफिट हमारे किस में आता है, गुडविल निकालने में आता है। मैथ्स के बिना तो अकाउंटिंग खैर हो ही नहीं सकती, लॉ के बिना भी नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ नहीं लिखा होता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देते हैं, 6 मेरे को पता था। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्राइंग्स नहीं देते, तो वो कहाँ से आया, लॉ से तो आई बात है। तो इनका सबका नाता होता है अकाउंटिंग का, सबसे रिलेशनशिप है अकाउंटिंग की कितनी, बताओ कितनी रिलेशनशिप है अकाउंटिंग की, 5। 5, तो ये आपके आज तक नहीं पूछा गया, इसको करेंगे हम, लेकिन फटाफट से करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा हुआ है सीधा सीधा, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी, 4 नंबर का। अब ये आ ही नहीं सकता 12 नंबर का। अब देखो सीए क्या क्या कर सकता है, वो है। आप सीए बन तो रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप, ये है। अब एरियाज ऑफ सर्विसेज इतने दिए हैं इसने, और 4 नंबर का इतना सारा मत लिखना, पॉइंट्स पॉइंट्स लिख देना, और क्या है, एक एक क्या लिख देना, लाइन लिख देना कि आप क्या क्या कर सकते हो लोगों के लिए। आप क्या कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और क्या कर सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और क्या होता है, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मतलब बता दूंगा इनका, एक एक लाइन आपको अंडरलाइन भी करा दूंगा, वो वाली करूंगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी, फिर फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस में भी फिर इतने सारे काम, फिर अदर सर्विसेज में भी इतने सारे काम, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते। आपने कभी सुना है कि वो रिलायंस में जॉब करता है, या वो टाटा में जॉब करता है। इफ यू आर डूइंग एनी जॉब इन रिलायंस और टाटा, तो मतलब क्या कर रहे हो आप, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो। सीए बनता है ऑडिट करने के लिए, कि रिलायंस अपने अकाउंट्स बनाएगा और सीए से साइन करवाएगा, ताकि पब्लिक को
शेयर होल्डर को, मतलब देखो रिलायंस ने गलत कर दिया और गलत अकाउंटिंग लोगों को पेश की, तो कैसे पता लगेगा गलत है ऐसे ही है? उसको उससे पहले सीए से क्या करवानी पड़ती है? ऑडिट। अगर आप जॉब करने लगे, अगर आप जॉब करने लगे तो आप कभी भी ऑडिटर नहीं हो सकते। मान लो मैंने रिलायंस में जॉब स्वीकार कर ली, तो क्या होगा? मैं अब रिलायंस की ऑडिट या किसी की भी ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी इंडिपेंडेंस क्या नहीं रही, अब खत्म होगी। मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो मैं तो जिसकी जॉब कर रहा हूँ वो मुझे पैसे दे रहा है, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो आपके पास सीए बनने के बाद दो ऑप्शन हो गए, या तो जॉब करना और या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना। और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब आप क्या बनोगे? ऑडिटर। तब आपको किसी के भी अकाउंट नहीं बनाने हैं, बने बनाए अकाउंट्स को चेक करना है, सर्टिफाई करना है, उसके बाद ही वो पब्लिक करेंगे। अब रिलायंस है तो उसने 200-300 सीए तो अपने हिसाब रखने के लिए ही रख रखे हैं। इतना बड़ा हिसाब है, गलत हो गया तो क्या होगा? इमेज खराब होती है। सीए ने, जो ऑडिटर है, उसने गलतियां निकाल दी तो भी क्या होती है? इमेज खराब। तो वो हर साल 200-500 सीए तो क्या करते हैं? आईसीआईसीआई बैंक देखा, आधा भरा पड़ा है सीए से। इतना सारा वॉल्यूम ऑफ वर्क है, तो वो ऑडिट के लिए नहीं रख रहे उन सीएस को। या रिलायंस के में जो जॉब कर रहे हैं या टाटा में जॉब कर रहे हैं, वो वहां उनके ऑडिट नहीं कर रहे हैं, वो उनका क्या कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ताकि नेट रिजल्ट्स निकल सके और नेट फाइनेंशियल पोजीशन बता सके। पक्का? तो कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको ट्विन ऑब्जेक्टिव, ट्विन ट्विन मतलब ट्विन समझते हो ना? डबल। पक्का? जुड़वा। एक तो प्रॉफिट का पता लगाना और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। तो इसलिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप सीए बन के जॉब कर सकते हो। अगर आपको किसी की जॉब नहीं करनी तो आप क्या करो? अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो उसमें आप स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या है? लॉ में जो लिखा हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या है? जो लॉ में लिखा हुआ है, एवरी लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ सीए और फर्म ऑफ सीए एज देयर ऑडिटर। जो लॉ में लिखा हुआ है कि उनको अपनी ऑडिट करवानी होगी, और फिर उनको ओपिनियन देना होगा। किनको? सीएस को। क्या ओपिनियन देना होगा? कि ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं। स्टेट ऑफ अफेयर्स का, स्टेट ऑफ अफेयर्स किससे पता लगता है? बैलेंस शीट से। अफेयर्स मतलब लेना देना, तो वो बैलेंस शीट से। और प्रॉफिट एंड लॉस का किससे पता लगता है? पी&एल। तो स्टैट्यूटरीली मतलब लॉफुली, इस लॉ में लिखा हुआ है कि हर कंपनी को अपने अकाउंट्स या तो सीए से या फर्म्स ऑफ सीए से क्या करवाने पड़ेंगे? ऑडिट। और फिर वो ओपिनियन देंगे कि क्या बैलेंस शीट स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, और क्या पी&एल प्रॉफिट और लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अगर आप क्या नहीं करते हो, बोलो, जॉब नहीं करते हो, ये वाला काम नहीं करते हो, तो आप ये ले सकते हो कि फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हो। ठीक है? तो आपके पास आएंगी कंपनीज और आप उनकी क्या करेंगे? ऑडिट। पक्का? और ये खाली कंपनीज के लिए तक कन्फाइंड नहीं है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी जरूरत पड़ती है। जैसे सोसाइटीज की जरूरत होती है, इनकम टैक्स वाले भी क्या बोलते हैं? ऑडिट करवाओ। तो जहां पर भी लॉ में लिखा हुआ है वहां पर क्या है? ऑडिट करना। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है? लॉ में नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी हम क्या करवाते हैं? ऑडिट करवाते हैं। अब जैसे कपड़े काम पर मैं बैठता ही नहीं, तो अब वो उन लड़कों में डर रहे, अब मैं जाके चेक करूंगा तो उनको लगेगा कि साहब भरोसा नहीं करते हैं हम पे। बोलो। या कोचिंग का काम अगर मैं चेक करूंगा तो सभी लोगों को लगेगा कि ये तो भरोसा ही नहीं करता। तो मैं बोल दूंगा कि एक ऑडिट हुआ करेगी, और ये ऑडिट होती है इंटरनल ऑडिट। मैं नहीं चेक कर रहा, कौन चेक कर रहे हैं? सीए। तो वो स्टैट्यूटरी तो नहीं थी, लेकिन सब पे फिर एक डर रहेगा कि कुछ भी घपला ना करें, लास्ट में क्या होती है? ऑडिट होती है। और खुद ना करके दूसरों से क्यों करवाते हैं? कि खुद को सीरियसली नहीं लेते, और लोगों के मन में भी आ जाता है कि फिर हम पे तो क्या नहीं किया जा रहा, भरोसा ही नहीं करता हमारा, मतलब सुपीरियर लोग, हमारे मतलब हमारे मैनेजमेंट के लोग हम पे भरोसा ही नहीं करते, फिर क्या फायदा? बार बार ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं। तो हम पहले से उनके माइंड में डेटरेंस बना रहे कि कुछ गलत नहीं करना, इसलिए क्या बोल देते हैं? ऑडिट होगी। अब समर्थ में ऑडिट करवाने का कोई क्या है? स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कोई कंपनी तो हूं नहीं। लेकिन फिर भी मैं क्यों चाहता हूँ कि कोई इधर से उधर पैसा ना गायब हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो क्या है? एक ऑडिट हुआ करेगी, और तुम जैसे बच्चे को किसी को बोल दूंगा कि तुम हमारी इंटरनल ऑडिट करो, साल का रुपया लेना 10,000। अब 10 मतलब ठीक है, तुम्हारे को 10,000 ही बहुत। ठीक है, तो अब सुनो, साल का 10,000 बहुत है, मतलब तुम्हें साल की फीस दे दूंगा, और उसके बाद क्या है? तुम यहाँ पर चेक करोगे तो कोई भी आदमी फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट में क्या होगी? ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिटर थोरोली एग्जामिन करता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को और सिस्टम को, कि वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं नहीं। टू इंश्योर मैनेजमेंट दैट टू ensure the management that accounts are being properly maintained and system contains adequate safeguards to check the leakage of revenue or misappropriation of property of assets। अब बताओ, जाते समय मनीष सर क्या ले गए? एक पंखा उतार के लेके, मैं कौन सा इसको डेली चेक करता हूँ? ये साइड वाले फैन को। ऑफिस में हार्ड डिस्क पड़ी है, वो उठा के लेके, मैं कौन सा डेली चेक करता हूँ? भाई मैं डेली जाने से पहले एक एक सामान चेक थोड़ी करके करता हूँ। लेकिन उनको पता है कि ऑडिट होती है साल की साल, तो क्या होगा?
पता लग जाएगा कि वो सारी जो बैलेंस शीट में मेरी एसेट आ रही है वो एक एक चेक करके जाते हैं, और नहीं मिलती तो फिर वो कैमरे वैमरे ढूंढ के कहीं ना कहीं से निकाल देंगे। बोलो। तो ऑडिट करने से क्या होता है, लीकेज ऑफ रेवेन्यू और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता। और ये स्टेचुटरीली नहीं है भाई, हमने पब्लिक से पैसे लिए ही नहीं है, तो हमारे को सरकार क्यों बोलती है ऑडिट करवाओ, क्योंकि तुमने पब्लिक से पैसे लिए, मैंने तो लिए ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना बिजनेस एफिशिएंटली चले इसलिए क्या करवाता हूँ, इंटरनल ऑडिट। और वो कौन करते हैं, सीए। टैक्सेशन, अगर सीए जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है, टैक्सेशन। इस पे दिल बना लो, टैक्स पे क्या बना लो, दिल। सच में एन अकाउंटेंट कैन हैंडल टैक्सेशन मैटर। सबको किससे डर लगता है, सरकार से। और सरकार क्यों से डर क्यों लगता है, क्योंकि टैक्स टाइमली नहीं भरा तो क्या हो गया, जेल तक की सजाएं हो सकती है। अब आता ही नहीं है किसी को टैक्स, भरना कहाँ है, कैसे भरना है, कितना भरना है, तो वो सब कौन बताता है उनको, सीए। और जैसे ही कोई रेड वेड पड़ जाती है तब तो भागे किसके पास जाते हैं, सीए के पास। नोटिस आ जाते हैं, टैक्स रेट कितनी है, आप सुनते हो जीएसटी चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो सबसे ज्यादा अगर सीए की वैल्यू है तो किस नॉलेज की वजह से, टैक्स की वजह से, जो अगले साल आप पढ़ोगे। अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसल्ट का मतलब क्या होता है, राय देना बस। जैसे अभी तुमने स्टार्ट कर दी, मैं पूछा कंसल्टेंसी क्या होता है, देने लगे, तो कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है, हाँ तो राय देना। मैंने कब क्या बोला तुमने गलत किया, राय देना। एडवाइजरी फंक्शन क्या होता है, एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन का मतलब क्या है, एडवाइस करने का मतलब ही क्या होता है, राय देना। अब कैसे राय दे सकते हो आप, अकाउंटेंट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ अप्रेजल टेक्निक्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, डिस इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट प्लानिंग एटसेट्रा। सुनो, खर्चे कैसे कंट्रोल किए जाए, इस पर आप राय देते हो। मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे हो, अभी छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे थे और मेरे को आगे तंग करते हैं, तो मैं इनमें जाना ही नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोकेश भैया तक ही हट जाए, उनसे नहीं हो पा रहा है तो मैडम तक भी हट जाए। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसे ही रहना चाहिए कि देखो मेरी, मैं नहीं चाहता कि मेरी एनर्जी क्या हो इंट्रिवियल इशू पर, जिनका मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तुमने देखा कि बीच में चीज बार कर, तो मैं चाहता ही नहीं कि मेरी एनर्जी इन चीजों पर क्या हो, वेस्ट। मैं इन चीजों को जानना ही नहीं चाहता। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन कैसे होना चाहिए कि इस लेवल के आदमी को ये बताओ, इस लेवल के आदमी को ये बताओ, ये सब बातें। अगर मैं अपनी एनर्जी इन बातों में वेस्ट करता रहूंगा तो फिर मैं क्या आगे कैसे बढ़ूँ। तो ये इस पर एडवाइस देते हैं। एक्सपेंडिचर कंट्रोल कैसे करें, इवेल्युएशन ऑफ अप्रेजल टेक्निक्स फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। अब रुपए बच गए एक्स्ट्रा तो कहाँ लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए। तो अप्रेजल करना मतलब चेक करना कि इसमें लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो उन टेक्निक्स को इवेल्युएट करते हैं कि आपके तरीके सही भी हैं या नहीं। भाई आज कपड़े का काम करें या झाड़ू का काम करें या एसी का काम करें, किस चीज का काम करें, कोचिंग आगे बढ़ानी है तो हम टैली सिखाएं या क्या करें, छोटे बच्चों की कोचिंग स्टार्ट करें। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो नहीं चल रहा उसके शेयर्स क्या कर देना, बेच देना, उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे एलआईसी के शेयर बेचना चाहती है गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। पढ़ लिया होगा आपने को। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आप अपने शेयर बेच देना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अब मेरे रुपए डेटर में क्यों फंसे हुए हैं इतने सारे, क्योंकि मैंने फीस लेट मांगी, तो वो क्या है, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो कि डेटर में क्यों फंसे हुए हैं रुपए, स्टॉक में क्यों फंसे हुए हैं, फालतू स्टॉक खरीदते क्यों जब कपड़ा बिक ही नहीं रहे, कॉर्पोरेट प्लानिंग एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों पर एडवाइस देते हैं। और फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब क्या होता है, ये तो होता है बड़े कॉर्पोरेट्स को एडवाइस देना। फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब छोटे लोगों को भी ये क्या देते रहते हैं, एडवाइस। हम कभी शादी में रोटी खाने भी जाते हैं ना, तो वहां पर पता क्या कहते हैं, सीए साहब एक बात तो बताओ, ये काम करना चाहिए या नहीं, सीए साहब खाना खाने आए हैं, बताओ। जैसे आपको कोई पांच, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, अब आप बताओ, आपको रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए, टाटा का शेयर खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपने उनके प्रोस्पेक्टस पढ़े नहीं होते, लेकिन आपने रुपए कमाए हुए हैं, और सीए ने वो प्रोस्पेक्टस और उनके बारे में पढ़ा होता है बस, तो वो बताते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करो। इंश्योरेंस कंपनीज वाले आते हैं, आपको तरह तरह के प्रोडक्ट देते हैं, इतना प्रीमियम है, इतना आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, इतना हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा, इतना लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, इतना कार का इंश्योरेंस मिल जाएगा। आप पागल हो जाओगे कि कौन सा लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए, किस कंपनी से करवाया जाए। तो सीएस को इनके बारे में पता होता है तो वो बताते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना।
A business growing in size and complexity and mergers are being considered. Accountants are in the forefront in interpreting accounts, making suggestions as to the form of schemes and fairness of the proposal, considering cost and financial consequences. देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। बाइजू था, एक बाइजू फेल हो गया। इंडियन आकाश को इसने एक्वायर किया, बाइजूस यार। अब आकाश को इसने क्या किया, एक्वायर किया, और बहुत ही ऊंचे प्राइस पर एक्वायर किया, जो हमें उस समय भी समझ में नहीं आता था। लेकिन क्या इन्होंने एक्वायर किया और ये क्या हो गया, खत्म। तो फेयरनेस है भी, यानी जो प्रपोजल जितना वो कॉस्ट मांग रहा है और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस मांग रहा है। अब हमें बिजनेस को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, लेकिन इसने बहुत बड़ा प्राइस दिया। बाइजू का क्या होगा, पता ही नहीं, अब ना बराबर काम है। सेम अन अकेडमी है, इंडियन जर्सी पर क्या कर दी, ऐड कर दी, तो अब उतना नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वो ही अगर प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प लेते तो क्या होता, सही रहता। ऐसा नहीं है कि इनके पास बच्चे नहीं जुड़े थे या क्लाइंट नहीं जुड़े थे, लेकिन इनके खर्चे वर्चे ही क्या है और किसको एक्वायर करना है, कैसे करना है। तो इन सब बातों में अब जरूरी नहीं है कि सीए होगा तो पक्का पक्का ही क्या होगा, आपका डिसीजन सही होगा। इन्होंने भी सीए की हेल्प ली होगी, लेकिन सीए की हेल्प लेने से क्या होता है, आपका डिसीजन अपने इंडिविजुअल डिसीजन से 10 गुना बेटर हो जाएगा, पक्का। इन्वेस्टिगेशंस मतलब छानबीन करना, कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज इन कनेक्शन विद इशू ऑफ कैपिटल परचेज सेल ऑफ बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे वोडाफोन आइडिया को खरीद रहा है, तो खरीदे या ना, पहले आइडिया को इन्वेस्टिगेट किया जाए। बोलो, कोई बिजनेस खरीदना बेचना, जैसे अभी जैगवार लैंड रोवर को किसने खरीद लिया, टाटा मोटर ने, तो पहले टाटा मोटर्स इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, किसका, जैगवार लैंड रोवर के। तो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, शेयर कैपिटल इशू करें, डिबेंचर इशू करें, तो इन सब के बारे में क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। इन कनेक्शन विद एन इशू ऑफ कैपिटल परचेज सेल ऑफ बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे बजाज था, किस पर आ गया, स्कूटी से किस पर आ गया, बाइक पर, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। बंद नहीं किया, किसी से मिला भी नहीं, अमेलगमेशन मतलब मिलना, परचेज सेल मतलब अपना बेच देना, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब फॉर्म चेंज करना। जैसे हम रिकंस्ट्रक्शन की फेज से गुजर रहे हैं अभी, हमारा पहला ही साल है किसका, इसका रिकॉर्डिंग का, पक्का। तो आगे बताओ, टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज चीपर टू मैन्युफैक्चर और टू बाय। अब मैं कपड़ा बनाकर बेचूं या खरीद कर बेचूं, बनाने से क्या होगा, बोलो। भाई मैं जिससे खरीद रहा हूं उसने बनाया, तो उसने कुछ मार्जिन तो जोड़ा है मेरे साथ, तो मुझे क्या है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो क्या होगा, लार्ज स्केल पर नहीं होगी तो क्या होगा, वैसे महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इस आदमी ने जिसने बनाया उसने लार्ज स्केल पर बनाया, उसको 100 मीटर मतलब एक मीटर 100 का मिल रहा है, और मैं छोटे स्केल पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो मुझे तो 150 का मिलेगा। तो इससे बेहतर तो क्या है, ये बना रहे हैं, प्रॉफिट जोड़ रहा है, तो भी क्या है, इससे खरीद लो। तो ये बातें कौन बताता है, सी। प्रॉफिट्स क्यों कम हो गए, एफिशिएंसी मैनेजमेंट की कैसे बढ़ाई जाए, तो ये सब बातें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी बिजनेस को कितने रुपए पर खरीदा जाए। अब बाइजू ने आकाश को बहुत ही महंगे रुपए पे खरीदा था, तो बिजनेस की वैल्यू या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। जैसे जियो क्या था, वैसे तो पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक की सब्सिडरी क्या होती है, पब्लिक। लेकिन जियो वैसे क्या है, पब्लिक में जियो का कोई शेयर नहीं है। अब फेसबुक को उसने 10% शेयर बेचा, सीधा पर्सनल डील हुई, पब्लिक के पास जियो के शेयर नहीं है। जियो किसकी सब्सिडरी है, आरआईएल की। तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या कहलाती है, पब्लिक। उस सेंस में जियो पब्लिक है, अदरवाइज जियो क्या है, जियो के शेयर पब्लिक में नहीं है। तो उसने 10% शेयर फेसबुक को बेचा, तो फेसबुक वाला कितना रुपया दे। मैं आपको बोलता हूँ समर्थ का 10% प्रॉफिट तुम्हारा, शेयर तुम्हारा, कितने रुपए दे रहे हो। तो वो आपको नहीं समझ में आता, तो आप किसको रखोगे, सीए को, और वो बताएगा कि शेयर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, पक्का। पेंशन स्कीम्स क्या होता है, अभी महीने के महीने रुपए भरते रहो, और आगे क्या है, लास्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, पैसे, पक्का। अब एम्प्लॉइज को लास्ट में रिटायरमेंट पर कंपनी वालों को क्या देने होते हैं, रुपए। रिटायरमेंट के बाद मंथली मंथली क्या देनी होती है, पेंशन। रिटायरमेंट पर क्या मिलती है, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें देते हैं। तो अब कितने रुपए साइड में रखे जाएं,
कि जैसे आप मेरे एम्प्लॉई हो, अब 60 साल के बाद आपको, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी, हर महीने आपको पेंशन देनी है, तो मैं कैसे आइडिया लगाऊं कि कब आपकी डेथ होगी? 20 साल देनी पड़ेगी या 5 साल ही देनी पड़ेगी, तो उसके बारे में भी कौन राय देता है? सीए सर। कैसे देते हैं? वही तो मजे अगले साल में, वो तो आगे सीखोगे ना। अभी आप बस ये काम करते हैं। अदर वर्क्स में सेक्रेटरियल वर्क्स, सेक्रेटरियल वर्क्स का मतलब क्या है? बोलो। कंपनी रजिस्टर कराना, क्लब रजिस्टर कराना, एसोसिएशन कौन सा बनाया जाए, पार्टनरशिप, और ये सब इसमें किसमें आता है? सेक्रेटरियल वर्क। शेयर का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अगर आपको पब्लिक में शेयर इशू करने हैं, तो वो कंपनी बनवाना। रिसीवर्स लिक्विडेटर्स क्या होते हैं? जब कंपनी बंद हो जाती है तो उनकी सारी एसेट्स कौन बेचते हैं? रिसीवर्स और लिक्विडेटर्स, और वो लाइबिलिटीज को पे करते हैं। आर्बिट्रेशन मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाना। लोग, दो कंपनीज के बीच में झगड़े हो जाए तो कोर्ट लेंदी प्रोसेस से जाता है, तो सी आर्बिट्रेटर का भी काम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? ये एक बच्चे की फीस कितनी लूं मैं तुमसे? कितनी कॉस्ट लगती है मुझे क्या पता? रेंट लगता है तो वो इतने सारे बच्चों का एक साथ लग, इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो एक साथ लगती है, तो कितनी फीस लूं? ये बातें पहले आपकी कॉस्ट डिसाइड करूंगा, उसके बाद मैं फीस तय करूंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब चीजें आता है। एक एसी कितने में बेचेगा वो जनरल? कितना मार्केटिंग का खर्चा, कितना शोरूम का खर्चा, तो ये सब चीजें आप अगले साल सीखोगे कि कॉस्टिंग निकालना। ठीक है। इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है? हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या करना? अनएम्बिगियस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन क्या करते हैं ना, सप्लाई करते हैं। देखो मैं चाहता हूं कि क्या है, ये 4 टेस्ट हो, ठीक? ये मेरे चाहने से नहीं होगा। ये कहाँ तक बात पहुंच जानी चाहिए? लोकेश भैया तक, ठीक है? हर टीचर तक, जो मेरे, वो बना कर देंगे। इधर मैडम को कि इनको ऑर्गेनाइज करवाना है, लोकेश भैया को प्रिंटिंग करवानी है। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रॉपर स्प्रेड हो। नहीं तो मैं फालतू में फिर चिल्ला रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जबकि मेरे गलती ऐसा नहीं है कि इन लोगों की या इन लोगों की थी। गलती क्या थी? इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ही नहीं हुई। तो ये इससे किस तरह से जानी चाहिए, इसके बारे में भी अकाउंटेंट्स क्या देते हैं एडवाइस। भाई अपना तो छोटा सा काम है, यहाँ बैठ के बोलूंगा तो सारों को सुन जाएगा, लेकिन आप समझो कि रतन टाटा क्या चाह रहे हैं और टाटा का छोटा एम्प्लॉई क्या चाह रहा है, तो पता ही नहीं लगेगा ना। अरे बोलो। समझ गए? तो अब आपको ये सारे की एक एक लाइन याद रख लेना और पॉइंट सारे याद रख लेना, क्योंकि 4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं। अब रिलेशनशिप्स ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। तो अकाउंट्स की क्या है? रिलेशनशिप है किन से? इको से, मैथ से, स्टेट से। तो अब इनमें दो दो लाइनें पढ़ लेना बस, ठीक है? एक तो किससे किससे है, सब्जेक्ट बोलो तुम्हारे। इको, स्टेट, मैथ्स, लो। सारे सब्जेक्ट ही अकाउंट्स के अलावा कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट और मैथ्स एक सब्जेक्ट हो गया, इको हो गया, लो हो गया, और एक क्या रख देना, मैनेजमेंट। अब बताओ, स्टेट्स में आप क्या सीखते हो? बोलो। तो मैं आपको बोल बोल के बता देता हूँ, दो दो लाइनें आप लिख देना, ठीक है? भाई स्टेट्स में आपने एवरेज निकालना सीखा, रेशो निकालना सीखा, तो करंट रेशो की जरूरत, करंट रेशो क्या है? सी अपॉन सी एल है। तो वो एक्चुअल में ठीक है, हमने इसका मतलब समझ लिया कि करंट एसेट हमारी करंट लायबिलिटी से दुगनी है, तिगनी है, जो भी। लेकिन ये सीखा कहाँ पर आपने? स्टेट्स में। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं, वेटेड एवरेज से गुडविल निकालते हैं, ये सब चीजें मीन मॉड मीडियन सीखे कहाँ आपने? स्टेट्स। तो स्टेट्स के बिना क्या नहीं हो पाएगी? अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। लो है, तो लो के बिना तो बिल्कुल ही नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जैसे जैसे बोल दिए। कॉल्स इन एडवांस मतलब हमारे पैसे आगे हम देंगे तो 12% है। कॉल्स इन एरियर कितना है? 10%। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? नील। सैलरी नहीं देंगे। ये सब बातें मैंने तो पार्टनरशिप में बताई है, लेकिन लिखी किसने है? लॉ वालों ने लिखी है। तो बिना लॉ के नॉलेज के, कंपनी लॉ के नॉलेज के लिए, बिना सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पर सीआरआर बनाना है, डीआरआर बनाना है, ये सब चीजें क्या है? लॉ। तो लॉ का गांव से अच्छा खासा रिश्ता है, पक्का। इन सबसे ही अच्छा खासा रिश्ता है। मैथ्स के बिना तो आप कर ही नहीं सकते। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट करना, मल्टीप्लाई करना, ये बेसिक मैथ्स से लेकर पूरी की पूरी क्या आगे टेक्निकल मैथ्स, सारी की सारी लास्ट तक आते आते आपके ये जो चार्ट बना रहे हो ना आप, ये वाले, ये तक किस में आ जाएंगे? सीए फाइनल में आ जाएंगे आपके। तो इसके बिना क्या होगा? हो गई।
पक्का? इको, इको वालों की और अकाउंट्स वालों की जनरली क्या रहती है? लड़ाई ही रहती है। कैसे लड़ाई रहती है कि इको वाले किस पर देते हैं? वैल्यू पर ध्यान, और अकाउंट्स वाले किस पर ध्यान देते हैं? कॉस्ट पर। जैसे मैंने लैंड खरीदी 5 लाख की, तो मैं तो कितने पे लगाऊंगा? 5 लाख। अब इको वाले उसके इकोनॉमिक्स वैल्यूज निकालते हैं। बोलो, समझ रहे हो क्या? कि ये किस पर है? वैल्यूज पर रहते हैं, उसके बेनिफिट्स पर रहते हैं। और अकाउंटेंट किस पर रहते हैं? कॉस्ट। आप इसको पढ़ लेना, 5 पॉइंट का कोई खास नहीं है, और इसमें से आज तक क्वेश्चन आया नहीं। बाय बाय, लव यू सो मच।